डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। इसमें हम लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और रेगुलेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पे क्या रेगुलेशंस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट्स है यह है कि सिग्निफिकेंस ऑफ जीएलपी, जीएलपी का सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी गाइडेंस क्या है, इंडिया के लिए क्या रेगुलेटरी गाइडेंस अवेलेबल है, और एलिमेंट्स ऑफ जीएलपी जो आपके शेड्यूल L1 में जीएलपी के जो जो सब पार्ट्स दिए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जो हमें लैब में करनी चाहिए। फर्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ जीएलपी। GLP provide the set of requirements which is expected to be followed by the pharmaceutical and cosmetics laboratories as well as food laboratories. So कोई भी अगर लैब है जो एनालिसिस का काम करती है, आइदर ये वो प्लांट के साथ जुड़ी हो या वो लेबोरेटरी आपकी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है, तो उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अपनी लैब के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशंस, वो सारी चीज़ें हमें जीएलपी में मिलती है। और वो जीएलपी में अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हम लॉ को अबाइड नहीं कर रहे हैं, और हमारी एनालिसिस की क्रेडिबिलिटी जो है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज आते हैं। सो जो भी जीएलपी के अंदर जो रिकमेंडेशंस है या जो जीएलपी के अंदर जो प्रैक्टिसेस है वो हमें फॉलो करनी ही चाहिए। हम रेगुलेटरी गाइडेंस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर शेड्यूल L1 प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके अंदर जीएलपी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें लेबोरेटरी को एज ए सेपरेट एंटिटी ट्रीट करके उसमें 16 हेड्स दिए हुए हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि प्रेमाइसिस में क्या होना चाहिए, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपके इक्विपमेंट्स, पर्सनल, डेटा, रॉ डेटा, आर्काइवल, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। तो आइए हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जनरल रिक्वायरमेंट्स। तो जनरल रिक्वायरमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई हम अगर कोई भी लैब अगर चलाते हैं तो उसका हमारे पास में लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई लैब अगर प्लांट के साथ जुड़ी होती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है फार्मा का फॉर्म 25, फॉर्म 28 में, और कॉस्मेटिक्स का डिफरेंट फॉर्म में होता है, फूड का डिफरेंट उसमें होता है, एफएसएसआई से लाइसेंस होता है, तो उसके बेसिस पे वो लैब ऑपरेट हो सकती है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी है तो उसको भी स्टेट ड्रग अथॉरिटी से या सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उनको लाइसेंस लेना होता है। तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं एनालिसिस की तो उसके लिए हमारे पास में लीगल लाइसेंस होना चाहिए। उसमें क्वालिफाइड टेक्निकल मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मा प्लांट्स होते हैं उसमें एक क्वालिफाइड एनालिस्ट के जो नाम होते हैं वो लाइसेंस पे इंडोर्स होते हैं। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके यहाँ पे अगर कोई भी अगर एनालिसिस होगी तो उसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के हिसाब से कौन क्वालिफाइड एनालिस्ट है, जिसके बेसिस पे वो एनालिसिस को सर्टिफाई करेगा, उसको एडिक्वेट एक्सपीरियंस और इंटरव्यूज़ के बेसिस पे क्वालिफाई किया जाता है। और जो भी एक्टिविटीज़ हम उसमें लैब में करते हैं वो जीएलपी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, जो इसमें आगे के चैप्टर्स में दी हुई है। नाउ नेक्स्ट है प्रीमाइसिस। तो जो हमारा प्रीमाइसिस होना चाहिए, लैब का प्रीमाइसिस, उसमें क्या होना चाहिए, जो इंटीरियर वॉल्स एंड फ्लोर्स जो है वो स्मूथ होना चाहिए, क्लीनेबल होना चाहिए, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि पता चला उसमें फ्लाइज, मच्छर, मक्खी या इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो एंटर ना कर सके। जैसे कि जो भी एग्जॉस्ट फैंस वगैरह लगे रहते हैं या जो आउटलेट्स होते हैं उस पर जालियाँ लगी होनी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें एंटर ना कर सकें। लैब के अंदर टेम्परेचर और आरएच एडिक्वेटली मेंटेन किया होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वेट लैब है वहाँ पे आरएच की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है या जहाँ पे हम कालफिशर की एक्टिविटी वगैरह करते हैं, जहाँ वाटर एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं, तो वहाँ एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे हमारा टेम्परेचर एंड आरएच कंट्रोल्ड होना चाहिए। जो टेबल टॉप्स होते हैं हमारे वर्किंग एरिया के टेबल टॉप्स, वो आपके एसिड एंड एल्कली प्रूफ होना चाहिए,
उसमें एसिड रेजिस्टेंस होना चाहिए, एल्कली रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली बहुत सारे एसिड से काम करते हैं, बहुत सारे एल्कलीज से काम करते हैं, सॉल्वेंट्स वगैरह भी बहुत सारे उसमें स्पिल होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारे टेबल टॉप्स होते हैं वो इसके लिए सूटेबल होना चाहिए। और जो भी फ्यूमिंग लिक्विड्स हम हैंडल करते हैं उसके हैंडलिंग के लिए हमारे पास में फ्यूमिंग कबर्ड का होना ज़रूरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट है। देन पर्सनल, जो भी पर्सन हमारे यहाँ पे काम करते हैं उनकी कॉम्पिटेंट टेक्निकल सुपरविजन के अंडर में उन्हें काम करना है। और सारे पर्सन्स जो है उनका एडिक्वेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो लैब के लिए एडिक्वेट क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो मिनिमम साइंस ग्रेजुएट वो होने चाहिए। और जो भी पर्सन हैं उनकी एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास में एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी वो करते हैं, अगर कोई एचपीएलसी के एनालिसिस करता है तो उसके एचपीएलसी के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले, उसके बाद में ट्रेनिंग होने के बाद में ही वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और एनालिस्ट क्वालिफिकेशन होने के बाद ही वो उसको परफॉर्म करें। जो भी पर्सन्स है, जो भी एनालिस्ट है, मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है लैब में, इन सभी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। देन इक्विपमेंट्स में हमारे पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जिस एक्टिविटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम इंक्यूबेटर्स यूज़ करना चाहते हैं बैक्टीरिया इंक्यूबेशन के लिए या फंगल इंक्यूबेशन के लिए, तो अगर बैक्टीरियल इंक्यूबेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ओवन नहीं यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर दोनों में मेंटेन होता है लेकिन हम ओवन नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज बैक्टीरियल इंक्यूबेशन के लिए जो है वो इंक्यूबेटर्स ही बने रहते हैं जो उसी के लिए सेल्फ डिज़ाइंड होते हैं। तो हमें जो जिस एक्टिविटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं HPLCs यूज़ कर रहा हूँ तो HPLCs में मेरे पास में एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ताकि यानी मैं उसमें लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से उसके प्रिंट आउट्स ले सकूँ, उसमें डेटा स्टोर कर सकूँ, उसमें डेटा हैंडलिंग की उसमें उतनी फैसिलिटीज़ हो, इंडिविजुअल यूज़र आईडी वगैरह बन सके, ये सारी फैसिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। तो जो मेरा इंटेंडेड यूज़ है उसके हिसाब से उसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स में। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास में, जो भी मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। जिस एक्टिविटी को हम करने वाले हैं, जैसे HPLC पे एनालिसिस हम जो करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से जो भी मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेड प्रोसीजर है या फार्माकोपियल प्रोसीजर्स है, उसके हिसाब से आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिफाई होने चाहिए। जो भी मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, जैसे HPLC है, GC है, FTIR है, UV है, इन सभी में या बैलेंस है, एनालिटिकल बैलेंस है जो हम एसेज या RS वगैरह की एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स में प्रिंट आउट की फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड प्रिंट आउट में आपका करंट डेट और टाइम आना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये हमने किस टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म की है। सारे मेजर इक्विपमेंट्स में ऑडिट ट्रेल की रिक्वायरमेंट है, तो ऑडिट ट्रेल इसमें होना चाहिए। जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स है, HPLC, GC, FTIR, UV, सो इसमें 21 CFR की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट ट्रेल्स होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें डाटा स्टोरेज, डाटा हैंडलिंग एंड ऑडिट ट्रेल्स ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट बन गई लैब प्रैक्टिसेस की। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं उसमें ये फैसिलिटीज़ ही नहीं अवेलेबल हो। तो अगर फैसिलिटीज़ ही नहीं अवेलेबल होगी तो हम जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री कार्ड्स होना ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट कब आया, उसमें क्या मेजर मेंटेनेंस हुआ है या क्या मेजर ब्रेकडाउन्स हुए हैं। सो वो सारी चीज़ें उसमें हमारे पास में रिकॉर्ड होनी चाहिए। देन जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स है सारों की यूसेज लॉग होनी चाहिए कि मैंने कौन सा इक्विपमेंट जो है कब से लेके कब तक यूज़ किया, किसको कब क्लीनिंग किया, या किसी में अगर हमने कैलिब्रेशन किया है तो कैलिब्रेशन की एंट्रीज होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हुआ है उसका तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एंट्री होनी चाहिए। तो इक्विपमेंट यूसेज लॉग बुक है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होनी चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके ऊपर, सभी के ऊपर स्टेटस लेवल मेंशन होना चाहिए, जिसमें इक्विपमेंट की ID
उसका कब का कैलिब्रेशन हुआ है, कब कैलिब्रेशन ड्यू है, किसने किया है, किसने चेक किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक पीरियोडिक फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से कैलिब्रेट होने चाहिए। अगर कोई फ्रीक्वेंसी हमारी फार्माकोपिया में अगर दी हुई है तो ये फ्रीक्वेंसी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि अगर किसी फार्माकोपिया में अगर ये रिकमेंड किया है कि कोई चीज़ को हमें वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करना है, सो हम उस फ्रीक्वेंसी को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। जितने भी मेजरिंग ग्लासवेयर्स है, ब्यूरेट्स है, पिपेट्स है, वॉल्यूमेट्रिक्स फ्लास्क एंड सिलेंडर्स है, ये इनका या तो पीरियोडिक कैलिब्रेशन होना चाहिए या ये ए क्लास के ग्लासवेयर्स यूज़ होने चाहिए। देन नेक्स्ट है केमिकल्स एंड रिएजेंट्स। जो भी हमारे केमिकल्स एंड रिएजेंट्स लैब में आते हैं उसका रिसीविंग, स्टोरेज और यूसेज का रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना होता है कि कब मेरे पास में कौन सा रिएजेंट, कौन सा केमिकल कब आया, कब मैंने उसका कंटेनर ओपन किया। जब कंटेनर ओपन किया तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए, इश्यूएंस में भी मेंशन होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर कंटेनर को मैं कब तक यूज़ कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास लिस्ट ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स है उसकी सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, उनके MSDS मेरे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, और MSDS के साथ में ये सारे के सारे केमिकल्स जो है वो लॉक एंड की में कंट्रोल रखे जाने चाहिए। एंड ये इनकी हैंडलिंग जो है ट्रेन सुपरवाइज़र के अंडर में ही होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेनी या कोई अंडर ट्रेनी फ्रेशर बंदा जो है इसकी अगर हैंडलिंग कर रहा है तो जो सुपरवाइज़र है उसके सुपरविजन में ही इनकी हैंडलिंग होनी चाहिए। जो हमें रिएजेंट्स यूज़ करने हैं वो करेक्ट ग्रेड के लेना है हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनालिटिकल के लिए जो कमर्शियल ग्रेड के मटेरियल लेके और हम उससे एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मुझे मिथेनॉल चाहिए HPLC के लिए तो HPLC ग्रेड का मिथेनॉल ही लेना है। अगर मुझे कोई ग्रेडियंट एनालिसिस करनी है HPLC पे तो ग्रेडियंट ग्रेड का मिथेनॉल एसीटोनाइट्राइल ही मुझे यूज़ करना होगा। जो फॉस्फोरिक एसिड या पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट या पोटेशियम डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हम यूज़ करते हैं इसके बफर प्रिपरेशंस वगैरह के लिए HPLC में, तो वो भी मुझे AR ग्रेड के ही यूज़ करने हैं, वो मुझे लोअर ग्रेड के यूज़ नहीं करने हैं। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए जो भी मेरे केमिकल्स यूज़ करने होते हैं वो AR ग्रेड से कम के नहीं होने चाहिए। जो भी मेरे रिएजेंट्स और इंडिकेटर्स बनते हैं वो एज़ पर प्री डिफाइंड प्रोसीजर से बनने चाहिए। ये प्रोसीजर अधिकतर हमारे फार्माकोपिया में या रेफरेंस बुक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। हमारे पास में प्रोसीजर होना चाहिए कि इस प्रोसीजर से मेरा ये रिएजेंट या केमिकल बनेगा, और इनकी शेल्फ लाइफ जो है इंडिकेटर्स, केमिकल्स, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस, इनकी सबकी शेल्फ लाइफ हमने स्टडी करके इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि कितने टाइम तक के कौन सा सॉल्यूशन स्टेबल होता है। और जो वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस हम बनाते हैं इसका पीरियोडिक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ताकि यानी मुझे पता चले कि मेरी एक्चुअल नॉर्मेलिटी क्या है, या अगर नॉर्मेलिटीज़ में कोई चेंज आते हैं। जनरली हम इसका पीरियोडिक स्टैंडर्डाइजेशन जो करते हैं या तो वीकली बेसिस पे करते हैं या फोर्टनाइटली बेसिस पे करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हम फॉलो करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन डिग्रेडेशन के लिए, जिसकी आपकी नॉर्मेलिटी बहुत तेज़ी से चेंज होती है, तो आपको वीकली बेसिस पे करना चाहिए। अगर आपकी स्टडी में ऐसा लगता है कि ये फेयरली स्टेबल है तो फोर्टनाइटली हम कर सकते हैं। देन एक मैंने ये रिएजेंट और उसके लिए एक सैम्पल लेबल यहाँ पे शो किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेबल्स इसी तरह के हो। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि अगर मेरा कोई वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन का लेबल है तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। अगर कोई रिएजेंट या इंडिकेटर का लेबल है तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग ये एक सैम्पल है, आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन गुड हाउसकीपिंग एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। हमारी कंप्लीट लैब जो है ये तो सभी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, इधर फार्मा में हो या फूड में हो या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हो, कि आपकी जो भी लैब है या वर्क प्लेस है वो क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। हाउसकीपिंग के आपके पास में हाइजीन के हाउसकीपिंग के प्रोसीजर्स अवेलेबल होने चाहिए। जो माइक्रोबायोलॉजी वाले लोग काम करते हैं उन लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है कि उनके हेयर कट प्रॉपर हो,
बियर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो, नेल्स वगैरह जो है वो बहुत लंबे नहीं हो। सो ये चीज़, इन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है। और लैब के एरिया में जो है ड्रिंकिंग एंड ईटिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है। हमारे पास में जो फर्स्ट एड किट जो है या जो है वो हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। स्विमिंग कबर्ड अवेलेबल होना चाहिए। हमें जो स्विमिंग लिक्विड्स को अगर हैंडल करना है तो उसके लिए स्विमिंग कबर्ड्स हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। सेफ्टी शॉवर एंड आई शॉवर ये हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, ये जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। और जो भी सेफ्टी एसेसरीज़ है, या तो लैब कोट है या सेफ्टी गॉगल्स है, या अगर हम किसी कॉरोसिव लिक्विड को हैंडल कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स है, या जब अगर हम पिपेटिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे पिपेटिंग बल्ब्स है, या ऑटोमेटेड पिपेटर्स भी आते हैं आजकल जो आप यूज़ कर सकते हैं, या जो जब हम एसिड वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए ट्रांसफ़र के लिए भी जो एसेसरीज़ आने लग गई है कि एक बॉटल से दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र करने के लिए विदाउट टच हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सेफ्टी में यूज़ करनी होती है। और जो प्रोसीजर्स हमने ट्रेन करने होते हैं लोगों को फॉलो करने के लिए, आपके साइनोजन ब्रोमाइड के हैंडलिंग है या पोटेशियम साइनाइड के हैंडलिंग है, तो ये कैसे करना है, ये जब भी कभी क्योंकि ये एक्सटेंसिवली पॉइजनस केमिकल्स है तो इनकी एक तो ये लॉक एंड की में रखे होने चाहिए, और जब भी इनकी हैंडलिंग होती है तो उस समय टेक्निकल मैनेजर या उसका डेप्यूटी जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि यानी किसी भी तरह का कोई लापरवाही इसमें ना हो इन चीज़ों के हैंडलिंग में। बिकॉज़ ये हाईली पॉइजनस सब्सटेंसेस है, और इसके यूज़ में अगर हम कहीं चूक जाते हैं तो रिजल्ट्स कैन बी फैटल। जो भी कोरोसिव केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, एसिड्स यूज़ करते हैं, एल्कलीज यूज़ करते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि उनकी एमएसडीएस में क्या प्रैक्टिसेस दी हुई है, किस तरह से हमने उसको हैंडल करना है। अगर हमें उसका हैंडल करने नहीं आता है तो हमें उसकी जो ट्रेंड पर्सन है उससे पहले ट्रेनिंग लेके और उसके बाद ही इन चीज़ों की हैंडलिंग करनी होती है। देन मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। सो जैसा कि हमने पहले भी देखा, ऑल द इक्विपमेंट शैल बी पीरियडिकली कैलिब्रेटेड एज पर शेड्यूल। जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो प्री डिफाइंड शेड्यूल के हिसाब से कैलिब्रेटेड होने चाहिए, सभी की लॉगबुक मेंटेन्ड होने चाहिए, सभी की हिस्ट्री मेंटेन्ड होनी चाहिए, और आपका जो भी कैलिब्रेशन प्रोसीजर्स है वो हमारे फार्माकोपिया से कंप्लायंस में होने चाहिए। कि फार्माकोपिया में जो प्रोसीजर्स अगर दिए हुए हैं तो वो प्रोसीजर्स हमने मिनिमम फॉलो करने होते हैं। उसके अलावा हम प्रैक्टिसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वो चीज़ तो होनी ही चाहिए। देन नेक्स्ट है रेफरेंस मटेरियल्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लैब का, कि यानी हम जो रेफरेंस मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स है उसको कैसे जनरेट कर रहे हैं, और वर्किंग स्टैंडर्ड जनरेट करने के बाद में उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, और उसका यूसेज किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तो कंप्लीट साइकिल जो है ये हमने बहुत ही कॉशियसली मेंटेन करनी होती है, बिकॉज हमारी जो भी एनालिसिस है सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है। अगर मेरी एनालिसिस में कहीं पे भी कुछ प्लस माइनस अगर हो जाता है, इन पर्टिकुलर रेफरेंस मटेरियल अगर मैं कहीं दूसरे अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से प्रोक्योर कर लेता हूँ और मेरे को गलत रेफरेंस स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, तो मेरी उसके हिसाब से जितनी भी एनालिसिस होएगी वो सारी की सारी अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। सो हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते टाइम पे ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही हो, और उनको क्वालिफाई करते टाइम पे बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही सावधानी के साथ में इनको करना चाहिए, और इसमें एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं हमने किसी नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस स्टैंडर्ड लेने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आईपीसीआरएस वाले देते हैं, आईपीसी गाज़ियाबाद से रेफरेंस स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। और अगर हम बीपी और यूएसपी से बात करेंगे तो बीपीसीआरएस के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, ईपीसीआरएस के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, और यूएसपी के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ऑथेंटिकेटेड है। इसके अलावा
अगर किसी इन हाउस मटेरियल का अगर हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे हमें ये रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना होता है, और उस रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ में सारा कैरेक्टराइजेशन का डेटा है वो भी हमें साथ में चाहिए होता है, ताकि हम लोग उस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे हम अपना वेरीफाई कर सके कि ये रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास में जो मिला है वो करेक्ट है, और इसके बेसिस पे हम अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। ये जीएलपी की एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी अगर मैंने किसी वर्किंग स्टैंडर्ड को एक साल की अगर वैलिडिटी दी हुई है कि एक साल तक के मेरा वर्किंग स्टैंडर्ड वैलिड है, तो इनिशियली 6 मंथ में या 12 मंथ में, या इनिशियली और 12 मंथ में मैं एनालिसिस करके उसकी रेफरेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में एनालिसिस करके उसकी जो पोटेंसी है उसको वेरीफाई करूँगा कि अगर मेरा इनिशियल पोटेंसी अगर 99% था, तो 12 मंथ के बाद में ऐसा तो नहीं कि वो 95% आ गया या 93% आ गया, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन तो नहीं हुआ है, और पहले की एनालिसिस के कंपैरिजन में वो उतना ही आ रहा है या नहीं। अगर मुझे जो पहले मेरे को रिज़ल्ट मिले थे उसी के आसपास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड वर्किंग स्टैंडर्ड स्टेबल है और मैं एक साल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है तो फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उसकी जो मैं एक साल की शेल्फ लाइफ दे रहा हूँ उसकी जगह मुझे 6 महीने देनी होगी या 9 महीने देनी होगी, जब तक कि वो स्टेबल है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कल्चर्स। रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह ही माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए जो माइक्रोबियल कल्चर्स होते हैं, तो उन माइक्रोबियल कल्चर्स में हमें एटीसीसी ग्रेड के कल्चर्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड के कल्चर्स जैसे एनसीआईबी, एनसीआईएम, इन ग्रेड के कल्चर्स हमने यूज़ करने चाहिए। हमारे यहाँ पे इंडिया में जो वर्किंग कल्चर्स अवेलेबल होते हैं जिन बॉडीज़ से, या तो एनसीएल पुणे से हमें कल्चर्स मिलते हैं या एमटेक चंडीगढ़ से कल्चर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है वो भी आपके कल्चर्स अवेलेबल करवाती है आप, और ये बहुत सारी कंपनीज़ के थ्रू भी, हाई मीडिया या और भी कंपनीज़ के थ्रू हमें ये कल्चर्स अवेलेबल होते हैं। हम जो भी कल्चर्स यूज़ करते हैं उसको मोर देन 5 पैसेजेस के लिए से ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है या गुड माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिसेस है उसमें जो स्पेसिफाइड है वो ये है कि जो भी कल्चर आप लेते हैं उसको एज ए मास्टर प्लांट मान के, और मोर देन 5 पैसेज से ज़्यादा का कल्चर हमें वर्किंग में यूज़ नहीं लेना है। जो भी कल्चर हैंडलिंग हमने करनी होती है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट में ही करनी चाहिए, वो एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस है वो एडिक्वेटली क्लासिफाइड एरिया में की जानी चाहिए। अगर मैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है या जो मेरी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है उसमें रिक्वायर्ड है कि यानी आपका टेस्टिंग पॉइंट है वो ए क्लास का होना चाहिए और बैकग्राउंड बी क्लास का होना चाहिए, तो स्टेरिलिटी लैब के लिए मुझे उसी तरह से करना होगा। अगर मैं एमएलटी टेस्टिंग की एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम आपका बैकग्राउंड जो है वो क्लास डी या क्लास सी होना चाहिए, और जो टेस्टिंग पॉइंट है वो अंडरलैप होना चाहिए, दैट इज़ क्लास ए। सो वो चीज़ें मुझे फॉलो करनी होती है। और माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में एडिक्वेट इक्विपमेंट्स लाइक योर ऑटोक्लेव और इंक्यूबेटर्स, लैब्स, सेफ्टी बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, मीडिया प्रिपरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। देन क्वालिटी सिस्टम। कोई भी लैब या कोई भी प्लांट अगर चलता है तो वहाँ पे हमें क्वालिटी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो क्वालिटी सिस्टम जो है वो क्वालिटी पॉलिसी से बनता है। जो भी हमारी क्वालिटी पॉलिसी है उसी के ऊपर क्वालिटी का सिस्टम बिल्ट होता है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ये हमने फैसिलिटेट करवानी होती है। जो लैब कंप्लायंस का लॉ होता है हमारा, जैसे जीएलपी, अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो जीएलपी शेड्यूल L1 जो है हमारे लिए लैब के लिए लॉ है। सो हमें इसके लॉ के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो हमने फॉलो करने होते हैं। और हमारे पास में जो क्वालिटी सिस्टम में जो प्रोसीजर्स है लाइक चेंज कंट्रोल, डेविएशंस, इंसिडेंट्स हैंडलिंग, ओएस, कस्टमर कंप्लेंट्स, कैलिब्रेशंस, प्रोसीजर्स, सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें जो है
वो एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लैब का इवैल्यूएशन करेंगे टाइम टू टाइम और क्वालिटी सिस्टम को रन करेंगे। देन इंटरनल क्वालिटी ऑडिट सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे इंटरनल क्वालिटी ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें मिनिमम वंस इन ए ईयर जो है ये रिक्वायर्ड है। इससे ज़्यादा भी हम रख सकते हैं, 6 मंथली या क्वार्टरली ऑडिट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लैब रिक्वायरमेंट, बट जो लीगल रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो होनी ही चाहिए। और जब हम इंटरनल ऑडिट या किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाते हैं, सो उसके जो भी फाइंडिंग्स होते हैं उसके अगेंस्ट में हमें कंप्लायंस प्लान बनाना है, और कंप्लायंस प्लान और इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स के बेसिस पे होगा, और उस कंप्लायंस प्लान को हमने एग्जीक्यूट करना है विथ टाइमलाइंस कि कौन सी चीज़ें कब कब होनी हैं और कब तक हो जानी हैं। देन मैनेजमेंट रिव्यू, द क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू जो है ये भी मिनिमम वंस इन 12 मंथ तो होना ही चाहिए, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि या तो ये मंथली बेसिस पे हो या एटलीस्ट अल्टरनेट मंथ्स पे हो, तो ज़्यादा अच्छा है कि जो भी लैब की फाइंडिंग्स है या जो भी लैब की एक्टिविटीज़ है, तो उसमें अगर कोई करेक्टिव एक्शंस है या कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर होने हैं तो वो हम इन टाइम एड्रेस कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होती है, इसके अंदर आपके जो चीज़ें एड्रेस की जानी चाहिए वो लैब परफॉर्मेंस है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट्स है उसको डिस्कस किया जाना चाहिए, जो हमारे इन हाउस चेक्स है QC चेक्स उसको डिस्कस किया जाना चाहिए, जो हमें यूज़र से फीडबैक मिल रहा है या ये मान के चलिए कि जो कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है हमें उसको हमने करना चाहिए, और जो हमारे एनालिस्ट की ट्रेनिंग्स है, इंडक्शंस है, ट्रेनिंग्स है, या न्यू एक्सपोजर्स है, लैब कंप्लायंस है, उसको हमने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में इवेलुएट करना होता है। या किसी नए इक्विपमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इवेल्यूएशन है, वो हमने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में करना होता है। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सो कोई भी फंक्शंस है या कोई भी इंडिपेंडेंट लैब है या फैक्ट्री है, वो विदाउट सेट ऑफ प्रोसीजर्स के नहीं चलेगी। सो ये प्रोसीजर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होने चाहिए, तो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में मिनिमम जो हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए वो SOP एंड SOP होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर की SOP होना चाहिए, चेंज कंट्रोल की SOP होना चाहिए, डेविएशन की SOP होना चाहिए, लैब इंसिडेंट्स की SOP होना चाहिए, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन की SOP होना चाहिए। इसके अलावा हैंडलिंग ऑफ रेफरेंस एंड वर्किंग स्टैंडर्ड, इसकी SOP होना चाहिए, क्लीनिंग प्रोसीजर्स की SOP होना चाहिए, कैलिब्रेशंस की SOP होना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ सैम्पल्स की SOP होना चाहिए, सेफ्टी प्रोसीजर्स की होना चाहिए, लैब क्लीनिंग, पर्सनल हाइजीन एंड ये जनरल SOPs है। इसके अलावा जो मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उनसे रिलेटेड जो SOP होगी वो तो ऐड होगी ही होगी। जैसे मेरे पास अगर HPLC है तो HPLC की क्लीनिंग, ऑपरेशन एंड कैलिब्रेशन के प्रोसीजर्स होने चाहिए, HPLC कॉलम के इनवर्ड उसका मेंटेनेंस वगैरह का प्रोसीजर होना चाहिए, HPLC कॉलम्स की क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, एनालिटिकल मेथड जो है उसके वैलिडेशंस का प्रोसीजर होना चाहिए। सो ये सारे जो है जो लैब रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटीज़ रिलेटेड तो होना ही चाहिए। उसके अलावा ये जनरल प्रोसीजर्स है जो हमने स्पेसिफाई किए। माइक्रोबायोलॉजी में अगर है तो माइक्रोबायोलॉजी में आपके सारे जितने भी मीडिया प्रिपरेशन है, स्टरलाइजेशन है, ऑटोक्लेव वैलिडेशन है, LF हैंडलिंग है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, आपका रेफ्रिजरेटर की इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग है, या लैब की इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, तो ये सारों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसकी SOP अवेलेबल होनी चाहिए। और जो SOP की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रिटन प्रोसीजर अवेलेबल होना चाहिए एंड रिटन प्रोसीजर एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट बोला तो उसमें जो भी हमारे लॉ में प्रोविजंस है वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए। देन प्रोटोकॉल्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर्काइव,
इसमें हमारे पास में नेशनल फार्माकोपिया करंट वर्जन की होनी चाहिए और बाकी की रेफरेंस बुक्स जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी ये करंट वर्जन की हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। जो स्पेसिफिकेशन और एसटीपीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स, उसके प्रोटोकॉल्स और स्पेसिफिकेशन, ये सारे मेरे पास में करंट वर्जन वाले अवेलेबल होने चाहिए। और एनालिसिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने एक्सपायरी प्लस 1 ईयर और एज पर एसओपी, हमने अगर इससे ज़्यादा की एसओपी है तो वो तब तक के भी हम रख सकते हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स के क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स है या फैसिलिटी के क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स है या उसके ब्लूप्रिंट्स है, वो मैंने जब तक के मेरी लैब एग्जिस्ट करती है तब तक के मैंने रखना होता है। नाउ रॉ डेटा क्या चीज़ है? रॉ डेटा जो भी हम एनालिसिस करते टाइम पे डेटा जनरेट करते हैं। क्या क्या डेटा जनरेट करते हैं हम एनालिसिस करते टाइम पे? एनालिसिस करते टाइम पे हम जो टेस्ट प्रोटोकॉल भरते हैं, एक वो होता है जिसको लोग एटीडीएस, एनालिटिकल टेस्ट डेटा शीट भी बोलते हैं या रॉ डेटा प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो एक तो वो जनरेट होता है। उसके बाद में जब मैं एचपीएलसी पे एनालिसिस करूँगा तो एचपीएलसी के क्रोमेटोग्राफ्स आएंगे, वेइंग करूँगा तो उसकी वेइंग स्लिप्स आएगी, अगर आईआर लूँगा तो उसके आईआर के स्पेक्ट्रम्स आएंगे, यूवी करूँगा तो उसका स्पेक्ट्रम आएगा, अगर एफटीआईआर पे करूँगा उसका स्पेक्ट्रम आएगा, जीसी पे एनालिसिस करूँगा तो उसके क्रोमेटोग्राम्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो जनरेट हो रही है इसके साथ में, अगर कहीं पे मैं इसके वैलिडेशन करता हूँ आपका ऑटोक्लेव का, तो उससे जो भी आपके डाटा लॉगर के प्रिंट आउट जनरेट होंगे वो होंगे। ऑटोक्लेव के जो प्रिंट आउट जनरेट होते हैं वो रॉ डेटा है। तो ये सारे जो भी प्रिंट आउट्स वगैरह जो जनरेट होते हैं, पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उससे जब मेरे को प्रिंट आउट, जब मैं एनालिसिस करता हूँ ऑटो पोटेंशियोमीटर पे एनालिसिस करता हूँ तो प्रिंट आउट जनरेट होता है। तो जो भी प्रिंट आउट जनरेट होता है ये आपके लिए रॉ डेटा है और इस रॉ डेटा को हमने संभाल के रखना होता है। और ये रॉ डेटा जो है हमने साथ साथ ही अगर जनरेट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी एक और रिक्वायरमेंट है कि रॉ डेटा का हमने बैकअप लेके रखना पड़ता है। और इसमें जो भी रॉ डेटा जनरेट होने के बाद में, जैसे जिसने एनालिसिस की उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट से डेटा जनरेट कर रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रोविज़न है तो फिर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती है। चेक करने वाला जो है वो चेक करके साइन कर सकता है, या अगर चेकर का भी प्रोविज़न अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में है तो फिर उसकी भी साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स फिर उसमें आते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है मैंने उसका बैकअप लेना होता है। पीरियोडिक बैकअप जो है ये जीएलपी की रिक्वायरमेंट है कि मैंने हमेशा पीरियोडिक बैकअप लेना है उसका। और पीरियोडिक बैकअप लेने के बाद में जो भी उसका डेटा हम अलग अलग फॉर्मेट में रखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नीचे हार्ड ड्राइव दिख रही होगी, तो हार्ड ड्राइव या फिर हम टेप्स में रखते हैं या डीवीडी ड्राइव्स में रखते हैं। तो इन चीज़ों के 2 सेट बनाने होते हैं मैंने, और दोनों अलग अलग लोकेशन पे रखने की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि यानी अगर किसी एक लोकेशन पे अगर कहीं पे कुछ हैज़ार्ड हो जाता है, फायर हैज़ार्ड हो जाता है या कुछ बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, सो मेरा डेटा जो है वो सेकंड लोकेशन पे आपका सेफ रहे। देन स्टोरेज एंड आर्काइवल। स्टोरेज एंड आर्काइवल में जो सैम्पल्स होते हैं मेरे, एक्सपायरी प्लस 1 ईयर रखने की रिक्वायरमेंट है। और जो पेपर डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं मैंने सेव रखना होता है। ये भी डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायरी प्लस 1 ईयर रखने होते हैं। जो भी थर्मल पेपर पे मेरा प्रिंट आउट होता है, थर्मल पेपर पे अगर कोई प्रिंट है, जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी थर्मल पेपर पे जो भी प्रिंट होता है वो आपका 2-3 महीने में या 6 महीने में साफ़ हो जाता है। सो उस केसेस में हमें ये करना होता है कि जैसे ही हमें थर्मल पेपर पर प्रिंट आउट है उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली, और कॉपी जनरेट करके उसको साइन ऑफ कर लिया और उसको हमने स्टोर करके रखा, ताकि यानी अगर ओरिजिनल से अगर डेटा अगर इरेज भी हो जाता है तो मेरी कॉपी पे उसका डेटा अवेलेबल रहेगा। और जैसे कि हमने पिछले वाले स्क्रीन में भी डिस्कस किया था कि हार्ड डिस्क और या टेप्स जो है वो 2 लोकेशन पे स्टोर करने हैं, तो ये भी स्टोरेज एंड आर्काइवल का पार्ट है। तो दोस्तों ये जो प्रोविजंस अभी तक के हमने डिस्कस किए थे, ये जीएलपी के प्रोविजंस थे जो कि शेड्यूल एल में स्पेसिफाइड है, शेड्यूल L1 में स्पेसिफाइड है, और इसमें डिटेल में शेड्यूल L1 में ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये चीज़ें हमने फॉलो करनी पड़ती है अगर हम लैब
रन कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि कुछ भी और भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हम अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो उसके बिना ये जीएलपी का कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा रहेगा। और इसके अलावा जो लेबोरेटरीज प्लांट से जुड़ी हुई होती है तो उनकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जैसे उनके पास में सैम्पलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनकमिंग मटेरियल्स की सैम्पलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सैम्पलिंग करने के बाद में उसके आपको लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि यानी उसमें भी सैम्पलिंग के प्रोसीजर्स में आपको ये होता है कि जो भी रॉ मटेरियल के सैंपल लेने हैं हमने, अगर एक्टिव मटेरियल है तो उसके 100% कंटेनर्स की सैम्पलिंग करनी है, या फिर आपके अगर एक्सिपिएंट्स है तो √n+1 कंटेनर की सैम्पलिंग करनी होती है। सारे कंटेनर्स पे जो है वो अलग अलग आपके अंडर टेस्ट और जब अप्रूव्ड हो जाते हैं तो अप्रूव्ड के लेबल लगे होने चाहिए। जो कंटेनर हम सैम्पल करते हैं तो उसमें सैम्पल्ड के लेबल लगे होने चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, जो जब प्लांट जो लैब्स जो है प्लांट के साथ में जुड़ी हुई होती है तो ये उनके लिए एप्लीकेबल होती है। और इसके अलावा जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो ये है कि जो भी हमें लैब में एक्टिविटी करनी है, जो भी एनालिटिकल एक्टिविटी करनी है, तो वो रियल टाइम में जो है वो साथ में रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिसको हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसमें गलती होने के कम से कम चांसेस होते हैं। और जो भी एनालिटिकल मेथड्स है लेबोरेटरी में वो या तो फार्माकोपियल होने चाहिए, या किसी रेफरेंस बुक से होना चाहिए, या किसी जर्नल से भी अगर है, या फिर अगर फार्माकोपियल बुक से नहीं है, किसी और सोर्स से हैं, तो उनका फिर हमें एडिक्वेट वैलिडेशन करना होता है। उनको हम इन हाउस मेथड्स बोलते हैं, और इन हाउस मेथड्स का जो है ICH Q2 के हिसाब से आपको एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, या चैप्टर 1225 के हिसाब से एनालिटिकल मेथड, USP के चैप्टर 1225 के हिसाब से एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करना होता है। जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी एनालिसिस है और रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये कैलकुलेशंस और वैल्यूज़ से ही होते हैं, तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, करते टाइम पे भी, और करने के बाद एक बार उसे ज़रूर चेक करना चाहिए। और जो भी एनालिसिस कैरी करते हैं तो वो ट्रेंड एंड क्वालिफाइड बंदा ही एनालिसिस कैरी करे, क्योंकि अगर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है और इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी एनालिस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चांसेस है कि उसमें आपको एनालिसिस में एरर मिले एंड देन आपके लैब में आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जनरेट हो। जितने भी ग्लासवेयर्स हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं, जैसे एसए के लिए, आरएस के लिए, या किसी प्रिजर्वेटिव कंटेंट्स के लिए हम अगर यूज़ करते हैं, तो वो रिकमेंडेड है कि A क्लास के ग्लासवेयर्स ही यूज़ हो, ताकि यानी जिसमें एक्यूरेसी रहे। जितने भी ग्लासवेयर्स या मेरी डाइल्यूशंस है, जब मैं एनालिसिस चालू करता हूँ या एनालिसिस ख़त्म करता हूँ, तो जब तक के मेरे रिजल्ट्स रॉ डेटा जनरेट होकर रिजल्ट्स कैलकुलेट होकर रिजल्ट्स नहीं आ जाते और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तब तक के जो भी डाइल्यूशंस है इसकी वो हमने रिटेन करके रखनी चाहिए। अगर मैं एक्सेल शीट्स यूज़ करता हूँ कैलकुलेशंस के लिए, तो वो एक्सेल शीट्स वैलिडेटेड होनी चाहिए और लॉक्ड होनी चाहिए, ताकि यानी एक्सीडेंटली उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं हो। जो भी मेरे फेल्योर्स है लैब में, अगर कोई रिजल्ट में फेल्योर्स आता है या किसी तरह के कोई इंसिडेंट होता है, तो ये लैब इंसिडेंट्स या आपके आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स के हिसाब से हैंडल किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें इसे और लोगों से शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में।